हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ यादव। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। आइए शुरुआत करते हैं सीक्वेंस के अगले लेक्चर्स में, जो कि सीक्वेंस में अब तक हम जो लेक्चर्स ले चुके हैं, जो कि कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑसिलेटरी सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस किसे कहा जाता है, मोनोटोनिसिटी क्या होती है, मोनोटोनिसिटी में हमने बताया है क्या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग किसे कहा जाता है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग किसे कहा जाता है। इस तरह से हमने बता चुके हैं थ्योरम को, और हमने क्वेश्चन भी लिया है। लेकिन हमने अगर इससे पहले जो लेक्चर्स लिया था, बाउंडेड सीक्वेंस बताया था, मोनोटोनिसिटी बताई थी, जो कि उनमें से हमने ये देखा कि क्वेश्चन हमने कम करवाया था, थ्योरम अच्छे से बताया था। लेकिन आज का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लगवाएंगे कि बाउंडेड सीक्वेंस पर हम लगवा देंगे, मोनोटोनिसिटी पर, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट ये भी हो जाएगा रिपीट, फिर से एक बार रिवाइंड कर देंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। और क्वेश्चन क्या होगा कि बाउंडेड सीक्वेंस पर हम क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सो दैट सीक्वेंस an इज बाउंडेड so that sequence an is bounded where an is equal to 1/1 into 2 plus 1/2 into 3 plus dot plus 1/n plus 1। इस तरह से हमने एक क्वेश्चन लिया है और इस क्वेश्चन को हमें प्रूव करना है क्या यह सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, चलिए हम प्रूव में देखते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। हमें ये पता है कि बाउंडेड सीक्वेंस की डिफिनीशन, बाउंडेड सीक्वेंस की डिफिनीशन क्या होती है, जिसमें क्या होता है, अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों कंडीशनें फॉलो करे तो उस सीक्वेंस में क्या होता है, बाउंडेड सीक्वेंस होता है। जिसमें अपर बाउंड भी हो, लोअर बाउंड भी हो, तो वह सीक्वेंस क्या कहलाएगा, बाउंडेड सीक्वेंस। तो आइए प्रूफ कैसे करेंगे इसे देखा जाए। प्रूफ में सबसे पहला काम ये करना है, जैसे आपको एग्जाम में करना है तो आपको क्या करना होगा, गिवन दैट। सबसे पहला काम आप ये लिख लो, गिवन दैट। क्या गिवन है, तो गिवन आपको है an इक्वल टू 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस डॉट प्लस 1/n प्लस 1। इस तरह से आपको गिवन है। अब नेक्स्ट काम करना है प्रूव दैट, जो कि हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट क्या करना है, सीक्वेंस an इज बाउंडेड। क्या, सीक्वेंस an इज बाउंडेड। अब ये दो काम हमने कर लिया। अब हमें जो प्रूव करना है उस पर देखना है कि नाउ बाय definition of bounded sequence if there exist real number k1 and k2 such that k2 less than or equal to an less than or equal to k1 for every n belongs to natural number। इस तरह से ये इसकी डिफिनेशन क्या होती है बाउंडेड सीक्वेंस की। बाउंडेड सीक्वेंस होने के लिए दो ऐसे नंबर्स होने चाहिए जो कि इन दोनों के क्या हों, बधे हों, इन दोनों से बधे हों, यानी इन दोनों के बीच में आपका सीक्वेंस an रहना चाहिए, यानी k2 से तो बड़ा लेकिन k1 से छोटा। इस तरह से अगर आपका सीक्वेंस है तो ये क्या होगा, बाउंडेड सीक्वेंस। तो चलिए हम इसे कैसे इस पार्ट में लाते हैं। तो सबसे पहला काम है जो दिया है आपको an, इसे लिख लो, an इक्वल टू 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस डॉट प्लस 1/n प्लस 1। क्या हम ऐसा ही लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम इसे थोड़ा सा देखें, इसे हम ऐसा क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ में n इक्वल टू 1 से लेकर क्या लिख सकते हैं n तक, और कैसे लिखेंगे 1/n प्लस 1। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं इसी चीज को, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हम क्लास
12th में ये पढ़ चुके हैं समेशन कैसे लिखा जाता है। अगर हम समेशन में लिख दें चाहे इसे सम लिख दें कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसा लिख सकते हैं। आइए देखते हैं अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा हम इसे सॉल्व करेंगे और इसके बाद K1 और K2 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, ध्यान से देखते जाइए कि हम इसे पार्शियल में तोड़ दें। पार्शियल में आपको आता ही होगा कि पार्शियल में हम कैसे तोड़ते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट लिख देते हैं इसको 1/n+1, क्योंकि हम जानते हैं कि आप पार्शियल तोड़ना जानते हो। अगर पार्शियल नहीं जानते हो तो हम बता देते हैं, लेकिन पहले आप ये जान लो कि ये इसका पार्शियल हो जाएगा 1/n - 1/n+1, यही होगा। हम इसी चीज को ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, कोई भी प्रॉब्लम है क्या? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने पार्शियल में तोड़ दिया है। चाहे तो आप ऐसा भी लिख सकते थे। पार्शियल में तोड़ने के लिए आप क्या करते हो, पार्शियल में तोड़ने के लिए आपको यहाँ पर बता देते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। पार्शियल में तोड़ने के लिए क्या करते हैं आप 1/n+1 इस तरह से आप लिए, और यहाँ पर लिख सकते हो a/n+b/n+1। आपको हम बता दें, जो आप करते हो इससे इससे मल्टीप्लाई, इससे इससे मल्टीप्लाई, उसके बाद यहाँ से कंपेरिजन कर लेते हो, जिसकी वैल्यू आ जाती है ए की वैल्यू और बी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हो। लेकिन हम एक ट्रिक बताते हैं जो कि बहुत ही आसान है। अगर आपका जो डिनोमिनेटर है ये आपका कैसा हो, पहली चीज लीनियर में हो तभी ये अप्लाई करिएगा। कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हो जब ये लीनियर में हो तब, ठीक है। ये एक ट्रिक है, ध्यान से देखिए। जब आपको ए की वैल्यू की आवश्यकता है, किसकी? ए की वैल्यू की, तो आप क्या करो, जो नीचे वाला पार्ट है उसे इक्वल करा दो जीरो की तरफ। किसको? जीरो की तरफ इक्वल करा दो। तो देखो n = 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये सोचना है कि 1/n यहाँ पर है नहीं, 1/n नहीं है, और यहाँ पर आप 0 पुट कराओ। जैसे ही 0 पुट कराओगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, और a की वैल्यू यहाँ पर जैसे ही 0 रखोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/1, और ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। a की वैल्यू आपको यहाँ से निकल गया। ऐसे ही b के साथ भी करना है। b के साथ क्या करना है कि इसके नीचे वाला जो पार्ट है उसे 0 के बराबर दिखा दो, यानी n+1 = 0, यानी n = -1। और जैसे ही -1 पाए तो आप यहाँ पर इस वाले पार्ट को हटा दो और यहाँ पर पुट कर दो n के स्थान पे -1, तो b की भी वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 1/-1, यानी b की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो, a के स्थान पे 1 रखोगे, b के स्थान पे -1 रखोगे, तो यही चीज तो आएगा, यही चीज तो आएगा 1/n - 1/n+1, यही तो आएगा। बिल्कुल आएगा यार, ध्यान से देखते जाओ और आसानी से सॉल्व कर सकते हो। पार्शियल तो तोड़ना तो आता ही है, क्योंकि हम क्लास 12th में ही पढ़ चुके हैं, जो कि सबसे ज्यादा यूज कहाँ पर था? इंटीग्रेशन में। आप इंटीग्रेशन जब करते थे तो पार्शियल में तोड़ना पड़ता था, ठीक है। यहाँ से मिटा देते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पर मिटा देते हैं। क्या हम जानते हैं कि 1/n × n+1 को हम ऐसा लिख सकते हैं? तो यहाँ पर जहां समेशन है वहां पर इसे हम क्या कर देंगे, पुट करा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही पुट कराएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, an = ये तो है an = समेशन ऑफ n = 1 से n तक, और इसे हम कैसे लिख दिए, n 1/n - 1/n+1। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? इसी चीज को 1/n × n+1 को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अभी अभी देखा है कि हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। जब हम ऐसा लिख सकते हैं तो हम ऐसा दिखा सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। इसे हम मिटा देते हैं, हमें आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। इसी चीज को हम क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं। अब एक्सपैंड करते हैं, n = 1 रखेंगे तो क्या आएगा, an = लिख लो, n = 1 रखोगे तो क्या आएगा 1 - 1/2। अब n = 2 रखोगे तो प्लस लगाओगे ना, सम है तो प्लस लगाओगे। n = 2 रखोगे तो 1/2 - 1/3, 2 रखने पर 3 आ जाएगा। ऐसे ही 3 रखोगे तो क्या आएगा 1/3 - 1/4। ऐसे ही चलते जाओ, प्लस डॉट 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 डॉट। यहाँ पर हम मिटा ही देते हैं, इसे मिटाना पड़ेगा, आपको मिटा दो, क्योंकि n टर्म जैसे रखोगे यही चीज आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर मिटाकर इसी चीज को यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है।
यहाँ पर जगह कम थी इसलिए ध्यान से देखिएगा। n इक्वल टू 1 से n 1/n माइनस 1/n प्लस 1 हम यहाँ पर लिख दिए हैं इसी चीज़ को, ठीक है, n प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर nवा टर्म रखना है तो क्या रखोगे, nवा टर्म 1/n माइनस 1/n प्लस 1, यानी ये देखो यहाँ पर -1/2 है और ये +1/2 है, ये कैंसिल हो जाएगा, -1/3 है +1/3 है, ऐसे कैंसिल होते ले जाएंगे, सभी कैंसिल होंगे। तो ऐसे ही -1/n भी रहा होगा और n प्लस 1/n प्लस 1/n है और ये कैंसिल हो जाएगा। लास्ट में जो बचने वाला टर्म है an इक्वल टू जो बचेगा वो होगा 1, ये 1 है और -1/n प्लस 1 है, यानी आपका दो ही टर्म बचे हैं 1 माइनस 1/n प्लस 1। इसके अलावा अब जब सम करोगे इसका सम जो आएगा यही आएगा 1 माइनस 1/n प्लस 1। तो यहाँ हमने देखा जब हम इसका समेशन निकाले तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 1 माइनस 1/n प्लस 1 आया है। अब यहाँ से हम मिटा देते हैं, अब हमारा काम इसका एंड हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से हम सॉल्व करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। ये कैसे आया आपको दिख गया होगा। अब हम डायरेक्ट लिख देते हैं इसी चीज को, हम क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल आप an इक्वल टू क्या लिखोगे, समेशन ऑफ इसी का समेशन क्या आया था 1 माइनस 1/n प्लस 1, क्या यही आया था, बिल्कुल यही आया था, बिल्कुल यहाँ पर यही आया था। अच्छा जी, जब हम यहाँ पर पहुंच गए हैं अब K1 और K2 की वैल्यू हमें निकालना है। किसकी वैल्यू, K1 और K2 की वैल्यू। तो आप ही बताओ, कोई भी चीज ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने चल रहे हैं। क्या हम ये जानते हैं कि किसी भी नंबर्स कोई है और उस नंबर्स में से कोई चीज घटाओ तो वह नंबर्स जो नंबर्स घटाया जा रहा है वो क्या कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा, ओबियस कम होगा। जो नंबर्स आपको है दिया गया है या तो उससे क्या होगा, उसकी वैल्यू उसके ही बराबर हो या तो उससे कम होगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी चीज में घटाने पर सब्ट्रैक्ट करने पर उसकी वैल्यू हमेशा कम होती है। यानी अगर हम 1 में से कोई चीज सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू ओबियस है घटेगी, यानी 1 से तो कम ही होगी, चाहे जितना भी हम सब्ट्रैक्ट करें, यानी 1 से तो कम होगा या तो 1 के इक्वल होगा। यानी मेरे कहने का उत्तर, मेरे कहने का यही मकसद था कि ये जो वैल्यू होगी ओवरऑल 1 से कम हो सकती है या तो 1 के बराबर हो सकती है, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि यहाँ पर K1 की वैल्यू क्या है, K1 की वैल्यू आपको मिल गया, क्या होगी, 1 होगी। K1 की वैल्यू आ गया, अब K2 की वैल्यू की पारी है। इसकी न्यूनतम वैल्यू क्या हो सकती है, न्यूनतम वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू तो 1 से ज्यादा तो हो नहीं सकती, ये तो हम जानते हैं 1 से ज्यादा तो हो नहीं सकती। मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू आप देख रहे हो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। कैसे आया है ध्यान से देखिए, जब हम n की वैल्यू क्या हो सकती है, n की वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम रखोगे तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी, क्योंकि 1 में से कुछ चीज घटा रहे हो और नीचे में अपान में है n, अपान में n है तो यानी n जब बढ़ेगा ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। यानी n की वैल्यू यहाँ पर हम इन्फिनिटिव रख रहे हैं तो इसकी वैल्यू ओवरऑल 0 आ रही है, तब यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 के लगभग आ रही है। इन्फिनिटी पे ले जा रहे हैं तब इसकी वैल्यू 1 आ रही है। अच्छा जी, ये तो समझ में आ गया। अच्छा, n की वैल्यू 1 से तो कम ले नहीं सकते, यानी 1 रख के देखते हैं, 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 रखो तो यानी 1 माइनस 1/2 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2, यानी K2 की भी वैल्यू आ गई। क्योंकि हम जानते हैं इससे न्यूनतम वैल्यू हम तो रख नहीं सकते, अगर हम जानते हैं कि इसकी न्यूनतम से न्यूनतम वैल्यू 1 रख सकते हैं तो यानी इसकी वैल्यू ओवरऑल न्यूनतम से न्यूनतम क्या आ सकती है, 1/2, इससे ज्यादा नहीं। यानी K1 भी मिल गया और K2 भी मिल गया, यानी यह सीक्वेंस क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। क्या सीक्वेंस हो गया, बाउंडेड हो गया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। हमने क्या बताया कि सीक्वेंस बाउंडेड कब होगा, जब हम इस तरह से an को पा जाएं कि हम 2 के बीच में देखते हुए नजर आए, 2 के बीच में कहीं हो तो वह सीक्वेंस बाउंडेड होगा। हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, यानी यह सीक्वेंस किसके किसके बीच में लाई करेगा, 1 और 1/2 के बीच में। अगर हम इसमें पूछें अपर बाउंड क्या होगा, अपर बाउंड आपका 1 होगा, लोअर बाउंड क्या होगा,
इसमें 1/2 होगा। ठीक है, तो ऐसे ही एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लिया हमने समझाने के लिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लीजिए। सो दैट sequence an is bounded where an is equal to 1/n plus 1 plus 1/n plus 2 plus 1/n plus n। इस तरह से हमने एक क्वेश्चन लिया है और हमें प्रूव करना है कि यह सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड। बाउंडेड होने का कंडीशन तो हमने बता ही दिया, डेफिनेशन बता दिया है। तो हम प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ अब हम डायरेक्ट प्रूफ करेंगे। ठीक है, प्रूफ में सबसे पहले लिख लो an इक्वल टू आपको दिया है 1/n प्लस 1 1/n प्लस 2 प्लस डॉट 1/n प्लस n। बाय definition of bounded sequence if there exist, यहाँ पर लिखना चाहिए if there exist, यहाँ पर लिख देते हैं if there exist real number k1 and k2 such that k2 less than or equal to an less than or equal to k1 और every n belongs to natural number। ठीक है, ये तो हमने डिफिनीशन बता दिया कि बाउंडेड सीक्वेंस की डिफिनीशन यही होती है। चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन पर। वहाँ पर an की वैल्यू कैसे हम k1 और k2 के बीच में लाते हैं। अगर हम ऐसा लाने में कामयाब हो गए, ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम an को क्या लिख सकते हैं? an इक्वल टू आपको क्या मिल गया, 1/n प्लस 1, ऐसे ही प्लस 1/n प्लस 2 प्लस डॉट 1/n प्लस n। क्या हम देख रहे हैं कि इससे बड़ी वैल्यू हम इस तरह से क्या लिख सकते हैं, क्या 1/n प्लस 1/n प्लस 1/n प्लस 1/n प्लस डॉट प्लस 1/n अप टू, यहाँ पर लिख देते हैं अप टू n। ठीक है, अप टू n यानी n टाइम्स 1/n। ठीक है, इसे मैं मान लेता हूँ k1। क्यों मैंने ऐसे k1 माना है? क्योंकि हम जानते हैं कि यह जो सीक्वेंस आपको गिवन है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें डिनोमिनेटर में आपका इंक्रीज करता हुआ चला जा रहा है वैल्यू, और अगर इंक्रीज करता चला जा रहा है और आपका न्यूमरेटर आपका वैसे ही है कांस्टेंट, अप टू n बार हमने इसका सम करेंगे। क्यों हमने कहा यहाँ पर k1 जो है इससे बड़ा होगा, ऐसा हमने इसलिए कहा है कि आप देख ही रहे हो कि जो डिनोमिनेटर है लगातार इंक्रीज करता जा रहा है, यानी लगातार इसकी वैल्यू घटते हुए सम कर रहे हैं, और इसका एक कांस्टेंट टर्म है और जो कि सबसे कम हमने लिया है, इन सभी में से सबसे कम वैल्यू है n, जो कि डिनोमिनेटर में है, जो कि इसका सम एक कांस्टेंट टर्म है। इसलिए आप ये कह सकते हो कि ये बड़ा होगा इसके कंपैरिजन में। एक एग्जांपल लेता हूँ, उसके थ्रू मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप ये जान लो कि 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 इस तरह से हमने ले लिया, और एक हमने इंक्रीज करते हुए लिया है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, इस तरह से हमने लिया है। ठीक है, अगर हमने ऐसा लिया है तो आप बताओ ये वैल्यू बड़ा है कि ये वैल्यू? आप सम कर लो, इसका सम कितना आएगा? इसका डिनोमिनेटर तो सेम ही है तो डिनोमिनेटर लिख दिया, न्यूमरेटर वैसे ही उतर जाएगा, यानी 1 1 1 3, यानी यहाँ पर हो जाएगा 3/2, यानी इसकी वैल्यू आएगी 1.5। और इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा, इसका एलसीएम 12 आएगा, और यहाँ पर 6, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यानी आ जाएगा 13। तो यानी इसकी वैल्यू अगर हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.08 समथिंग। तो आप ये बताओ 1.5 बड़ा होता है कि 1.08? तो आप बताओगे ना कि इसकी वैल्यू बड़ी होगी।
यानी इसका मतलब ये समझ में आता है, डिनोमिनेटर में जो जितना छोटा होता है भैया, डिनोमिनेटर में जितना छोटा होता है और देख रहे हो डिनोमिनेटर में सेम ही चीज रख रहे हैं, तो इसकी वैल्यू ओवरऑल तो इंक्रीज करेगा इसकी कंपेरिजन में। ऐसे ही ये भी बताओ कि ए एन जो है ए 1/n + 1/n + 1/n अप टू n/n से तो छोटा ही होगा, ये तो हम समझ गए। तो ऐसे ही आपको बता दें कि ये तो हमें k1 की वैल्यू मिल गया है, तो ये बताओ डिनोमिनेटर जो है n है, तो हम यहाँ पर n लिख देंगे और न्यूमरेटर का सम कर देंगे, यानी जैसे है न्यूमरेटर वैसे सम 1 1 1 1 कितनी बार 1 है, तो आप देख रहे हो n बार है, तो यहाँ पर लिख देंगे n की वैल्यू कितना आ जाएगा 1, यानी हमें k1 की वैल्यू मिल गई और k1 की वैल्यू कितना आया 1 आ गया, जो कि किससे बड़ी होगी ओवरऑल इसके सम से, किसके सम से an के सम से हमारा ओवरऑल 1 जो है बड़ा होगा। ऐसे ही k2 की भी वैल्यू हमें निकालना है। अगर जैसे ही k2 की वैल्यू हम निकाल देते हैं, वहां से हम ये प्रूव कर लेंगे कि जो हम बाउंडेड जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक है, k2 की वैल्यू अब निकालना है। k2 के लिए आपको क्या काम करना है, जैसे कि हमने देखा k1 में 1/n + 1/n + 1/n बाई अप टू n बार, ऐसे ही k2 में आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो k2 में आपको एक ही काम करना है 1/n + n 1/n + n प्लस डॉट 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 अप टू n 1/n + n, कहाँ तक अप टू n बार हम n प्लस 1/n + n 1/n + n 1 प्लस इस ऐसे ही करते करते चले जाएंगे। आप ही बताओ ये वैल्यू बड़ी होगी, ये वैल्यू आप कहोगे यही वैल्यू बड़ी होगी, वजह क्या है? आप देखो तो ये सारे जो भी आप डिनोमिनेटर में ले रहे हो इन सभी एलिमेंट से तो क्या है बड़ी है और डिनोमिनेटर में है, इसलिए इसका सम जो होगा इससे तो छोटा ही होगा, an से तो छोटा ही होने वाला है, इससे तो कम हो नहीं सकता। यानी मतलब ये जो इसका सम है इससे कभी भी यह सीक्वेंस जो an दिख रहा है आपको, ये सीक्वेंस an कभी भी छोटी नहीं हो सकती, यानी इसकी वैल्यू हमेशा ओवरऑल इससे तो छोटी ही होने वाली है। तो ऐसे ही आपको बताना है। अगर हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर में क्या है, इंक्रीज करता हुआ वैल्यू है और कैसा है कांस्टेंट वैल्यू है, और हम कांस्टेंट वैल्यू है तो ऐसे ही यानी कांस्टेंट वैल्यू है बदल नहीं रहा है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा n + n, और अपान में कितनी बार अपान में कह रहे हैं न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1, इसका सम हो जाएगा n, और हम इसे जब सॉल्व कर लेंगे k2 को तो आ जाएगा आपका k2 = n/2n, n से n फ्री आ जाएगा। k2 की भी वैल्यू क्या आ गई 1/2, यानी यहां से हम प्रूव कर दिए कि k1 की भी वैल्यू आ गई और k2 की भी वैल्यू आ गई, k1 और k2 यानी 1/2 < an < 1, इस तरह का हमने प्रूव कर दिया। यानी यह इस तरह से हमने ला दिया, और यह जब इस तरह से हमने ला दिया तो यह सीक्वेंस कैसा हो गया बाउंडेड सीक्वेंस हो गया। तो आपको समझ में आया होगा, यानी इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है तो आसानी से लगा देते हो। अब हम जो ट्रिक बताने जा रहे हैं, अब तो आपको इतना लंबा करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, अब इतना ज्यादा लंबा आपको आवश्यकता नहीं है करने की। इन सभी क्वेश्चनों को बड़े आसानी से आप सॉल्व करते हुए दिखोगे। आप बाउंडेड सीक्वेंस आपको प्रूव करना है या बाउंडेड सीक्वेंस बताना है कि यह सीक्वेंस बाउंडेड है कि नहीं है, अब आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं। क्या ट्रिक है? यही ट्रिक है कि जो हम थ्योरम अभी तक नहीं बताए हैं, वही कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डिफिनेशन बता चुके हैं। अगर आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस आता है तो आप कन्वर्जेंट दिखा दो, वो बाउंडेड सीक्वेंस है। अगर वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो, और हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डिफिनेशन क्या बताई है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की हमने क्या डिफिनेशन बताई है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होने के लिए क्या होना चाहिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an = l, और l कैसा होना चाहिए फाइनाइट एंड
यूनिक होना चाहिए। अगर ये इस तरह का सीक्वेंस को हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ले जाते हैं, फाइनाइट एंड यूनिक की कंडीशन आ जाती है, तो सीक्वेंस क्या होता है? कन्वर्जेंट। और हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होता है। ये एक थ्योरम है, हम इसे प्रूव करवाएंगे, लेकिन आज के लिए तो क्वेश्चन लगवा रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन लगवाएंगे। ठीक है, सिर्फ इतना जान लो कि हमें क्या करना होता है, लिमिट को कहाँ ले जाना होता है? इन्फिनिटी पर। और जैसे ही इन्फिनिटी पे ले जाते हैं वैसे काम इसका हो जाता है। जैसे ही ये कंडीशन फॉलो हो जाए फाइनाइट एंड यूनिक की, तो आप समझ लो वो बाउंडेड सीक्वेंस है। क्या है? बाउंडेड सीक्वेंस है। यानी समझ में आया आपको? ये क्या सा ट्रिक है, ध्यान से देखते जाइए। हम यही सब क्वेश्चन जो हमने अभी तक लिया था, an = 1/n + 1 + 1/n + 2 प्लस डॉट 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 1/n + n, इस तरह से हमने एक क्वेश्चन लिया था। क्या आपको याद है या नहीं? फिर से हम रिपीट नहीं करेंगे, अभी इससे पहले हमने इसी क्वेश्चन को करवाया है। अब लेकिन हम लिमिट की सहायता से, यानी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ले जाएंगे। अगर फाइनाइट एंड यूनिक आ गया तो वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। और हम ये बता देंगे कि ये सीक्वेंस क्या होगा? बाउंडेड सीक्वेंस होगा। बाउंडेड सीक्वेंस होने की कंडीशन क्या होती है? गोल लगाने की आवश्यकता अभी यहाँ पर नहीं है, सिर्फ ये बताने की आवश्यकता है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो ऑब्वियस है कि वो बाउंडेड सीक्वेंस होगा। ठीक है, चलते हैं देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, an = को हम क्या लिख सकते हैं? समेशन ऑफ कैसे लिख सकते हैं? समेशन ऑफ r = 1 से लेकर n तक 1/n + r। इस तरह से क्या हम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। r के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1/n + 1 हो जाएगा। r के स्थान पे 2 रखेंगे तो 1/n + 2 हो जाएगा। डॉट 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 कहाँ तक? n तक ले जाना है। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं? समेशन में बिल्कुल लिख सकते हैं यार। अब क्या काम करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस बता दिए कि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो ऑब्वियस है बाउंडेड सीक्वेंस होगा। कन्वर्जेंट के लिए काम क्या करना पड़ता है? बस इन्फिनिटी पे ले जाओ, किसी भी सीक्वेंस को इन्फिनिटी पे ले जाओ, और अगर वो फाइनाइट एंड यूनिक आ गया तो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। लिमिट n टेंड्स टू यहाँ पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, an = लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ r = 1 से n तक 1/n + r। इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा जी, इतना काम तो हो गया। थोड़ा सा आप ये बताओ, इसे सॉल्यूशन करना आता है? किसको किसको नहीं आता ये बताया भैया। कौन नहीं जानता इस सॉल्यूशन को करना? बिल्कुल जानना चाहिए, क्योंकि हम क्लास 12 के बच्चे नहीं हैं जो कि हम इसके बारे में, सॉल्यूशन के बारे में बताएंगे। क्लास 12 के बच्चों से पूछोगे वो भी बता देंगे क्या होता है। समेशन का मतलब होता है यहाँ पर इंटीग्रल। क्या होता है? इंटीग्रेशन का काम कौन करता है? समेशन के स्थान पे इंटीग्रल। और याद रखिए, जो आपका वेरिएबल टर्म होता है अपन में, जो कांस्टेंट टर्म होता है, यानी r/n को क्या कहा जाता है? x कहा जाता है। 1/n को क्या कहा जाता है? dx कहा जाता है। आपको जानना होगा ये सभी चीज। अपर लिमिट लोअर लिमिट कैसे निकाला जाता है? इसी से निकाला जाता है। r के स्थान पे 1 रखोगे, उसके बाद लिमिट का टेंड करा दोगे इन्फिनिटी पर, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। यानी अपर लिमिट लोअर लिमिट भी यहाँ पर r = 1 रखोगे, r = n रखोगे। इस तरह से आपको अपर लिमिट लोअर लिमिट निकालना है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। जो जिसे नहीं आता ये नोट कर ले, इसे नोट कर ले। समेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रल। r/n का मतलब क्या होता है? x। 1/n का मतलब क्या होता है? dx। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an = अब आपको काम क्या करना है, इसे थोड़ा सा और भी सॉल्व कर लेते हैं, तब इसके फॉर्म में लाते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ r = 1 से लेकर n तक। अभी हमें किसके फॉर्म में लाना है? r/n के फॉर्म में इसे। तो हम यहाँ से n कॉमन ले लेते हैं। n जैसे ही कॉमन लेंगे तो 1 + r/n हो जाएगा। अच्छा जी, 1/n को हम क्या लिख सकते हैं? 1/n को हम dx लिख सकते हैं। r/n को क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं। इंटीग्रल के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? समेशन के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही काम करना है। लिमिट n टेंड्स टू x टेंड्स टू नहीं, n टेंड्स टू इन्फिनिटी an = अब देखो ध्यान से, यहाँ पर इंटीग्रल के स्थान, समेशन के स्थान पे क्या लिखना है? इंटीग्रल। और अब आपको देखना है अपर लिमिट लोअर लिमिट कैसे रखते हैं। r के स्थान पे 1 रखोगे,
आर के स्थान पे 1 रखोगे तो 1/n, और लिमिट कहाँ पर ले जाना है, इन्फिनिटी पर। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी इन्फिनिटी पर। 1/∞ की वैल्यू 0। जैसे ही n रखोगे, यहाँ पर n है ना, यहाँ पर n है, जैसे ही यहाँ पर n रखोगे तो n/n, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, यानी अपर लिमिट क्या हो जाएगा 1, लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ठीक है। इस तरह से 1/n के स्थान पे क्या लिखोगे, dx/1 प्लस r/n के स्थान पे क्या रखोगे, x। तो आप देखो ये इंटीग्रल फॉर्म में पूरी तरह से बन गया है। अब इसे सॉल्व करना तो बच्चों का खेल है। भाई बच्चों का खेल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम 12th के बच्चे नहीं हैं, हम किसके बच्चे हैं, बीएससी, एमएससी या हायर मैथमेटिक्स जो पढ़ते हैं उनके बच्चे भैया। तो ये सभी तो आता ही है इंटीग्रेशन करना। आप ही बता दो भैया इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। पहले तो लिख लिया जाए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी माय डियर्स, n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इक्वल टू इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 1/x के फॉर्म में है। जब भी 1/x होता है तो इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा log 1 प्लस x और 0 से 1। अपर लिमिट क्या होगा 1, लोअर लिमिट क्या होगा 0। अब रख देते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो आप देख लो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इक्वल टू ln2 माइनस ln1, और ln1 की वैल्यू 0 होता है, और सिर्फ बचेगा क्या ln2। और ln2 क्या है, ln2 क्या है, फाइनाइट भी है और साथ ही साथ क्या है, फाइनाइट है एंड यूनिक भी है। सो सीक्वेंस क्या है, या सीक्वेंस क्या है भैया, सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट। क्या है, कन्वर्जेंट। अगर सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट है, ओवियस सीक्वेंस an, सॉरी यहाँ पर सीक्वेंस लिखना था, सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट, ओवियस सीक्वेंस an इज बाउंडेड। ठीक है। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस अगर आ गया तो हम बाउंडेड की कंडीशन को हम क्या कर देंगे, बता देंगे कि ये बाउंडेड सीक्वेंस है। तो आपने देखा किस तरह से हमने ट्रिक के सहायता से, मतलब ट्रिक है कि अगर आपको बाउंडेड सीक्वेंस बताना है तो सबसे आसान तरीका है कि अगर वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो बाउंडेड सीक्वेंस होगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर वो बाउंडेड सीक्वेंस हो तो कन्वर्जेंट हो। ध्यान से देखिएगा हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। एवरी यहाँ पर लिखवा देते हैं स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट लिखवाना जरूरी था, ये तो हम क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो हमने सॉल्व करवा दिया है। थ्योरम आप लिख लो, भैया। थ्योरम क्या है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, every convergent sequence is bounded, every convergent sequence is bounded, but converse need not be true। ठीक है, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। तो यानी क्या कहा मैंने कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कन्वर्स का मतलब क्या है कि कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस, यानी कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं हो सकता, बट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। ये आप थ्योरम लिख लीजिए। इसके बाद हम लेक्चर्स लेंगे, वहाँ पर बाउंडेड सीक्वेंस ये थ्योरम का हम प्रूफ दिखाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल इसको लिख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चन हम लगवा रहे हैं इसलिए। ठीक है, ऐसे ही जो हम इससे पहले क्वेश्चन लिए थे वो भी बता देते हैं इसी तरीके से। क्या था क्वेश्चन, n इक्वल टू 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n प्लस n, यही था नहीं, n प्लस 1। ये भी तो एक क्या था, बाउंडेड सीक्वेंस था। तो देखते हैं बाउंडेड सीक्वेंस है
क्या बाउंडेड सीक्वेंस है, ये जरूरी नहीं है कन्वर्जेंट हो। देख लेते हैं ये कन्वर्जेंट है या नहीं। नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी है, कन्वर्जेंट नहीं है, कुछ ना कुछ तो होगा। अब लिमिट टेंड करा देंगे इन्फिनिटी पर, देख लेंगे, ठीक है, लिमिट टेंड करा देंगे इन्फिनिटी पर, तो देख लेंगे कि ये कन्वर्जेंट है या नहीं। कन्वर्जेंट देख लेंगे, अगर ये कन्वर्जेंट है तो ओबियस है, क्या होगा, ओबियस है बाउंडेड सीक्वेंस होगा, ठीक है। लेकिन ये ना कहिएगा कि बाउंडेड सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंट हो, ठीक है, याद रखिएगा। तो हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं ये क्या कन्वर्जेंट सीक्वेंस है या नहीं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये है कि जब हम इसका समेशन निकाल रहे थे तो समेशन में क्या लिखे थे, n इक्वल टू 1 से n तक 1/n n+1। और हम जब इसका समेशन थोड़ा सा पार्शियल में तोड़े थे तो पार्शियल में तोड़ने पर क्या लिखे थे, n/1/n -1/n+1। अच्छा जी, अच्छा एक काम और कर सकते हैं, जैसे ही हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद हम इसे समेशन को पूरी तरह से जब सॉल्व किए थे तो आया था 1 - 1/n+1, यही तो आया था, सॉल्व करने के बाद यही तो आया था 1 - n+1/1 -1/n+1, ये तो आया था, यही तो आया था। अब हमें काम क्या करना है, इन्फिनिटी पे टेंड कराना है। जैसे ही इन्फिनिटी पे टेंड कराओ भैया an को, तो देख लो क्या रिजल्ट आता है। इन्फिनिटी पे जैसे ही टेंड कराओगे 1 - 1/n+1 को, तो जैसे इन्फिनिटी पे टेंड कराओगे इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, इन्फिनिटी पे ये 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी पे यानी ये 1 आ जाएगा, और 1 इज फाइनाइट एंड यूनिक। सो सीक्वेंस an इज, यहाँ पर लिख देते हैं, सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट। क्या होगा, सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट, ठीक है, बहुत ही आसान है। और जब कन्वर्जेंट है तो ओबियस है ये क्या होगा, बाउंडेड होगा, ओबियस है कि ये बाउंडेड होगा, ठीक है, इस तरह से। अब आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम एक और क्वेश्चन ले लें, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। क्वेश्चन एक और ले लेते हैं बस, क्वेश्चन एक और ले लेते हैं बस, क्वेश्चन एक और ले लेते हैं जो कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग पर रहेगा, ठीक है। तो ले लेते हैं कि सो दैट सीक्वेंस an is monotonically increasing where sequence an is एक मिनट, an equal to a1 equal to √2 and an+1 equal to √2a1, इस तरह से an, ठीक है, इस तरह से an+1 इक्वल टू √2an। हमने इस तरह से क्वेश्चन लिया है, सीक्वेंस इस तरह से लिया है, और सीक्वेंस को दिखाना क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से देखिए। प्रूफ में क्या करना है, गिवन जो दिया है उसे लिख लेते हैं। गिवन दैट क्या है, गिवन में क्या है, an इक्वल टू √2 एंड an+1 दिया है आपको √ के अंदर 2an, इस तरह से दिया है। तो आप ये बताओ, जरा सा जल्दी से जल्दी बताओ कि आप यहाँ पर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस की डिफिनीशन क्या पढ़ी है। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की डिफिनीशन बताई है बाय डिफिनीशन ऑफ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग n greater than, if आप लिख लेता हूँ, if n greater than m, this implies an greater than am, यहाँ पर इक्वल का भी चिन्ह रहता है, ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में, ठीक है। ये तो होता है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू m, n,
n कामा m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये तो होता है डिफिनीशन। तो चलिए हम प्रूव कैसे करेंगे, ध्यान से देखते जाइए। तो हम सबसे पहला काम क्या करना है कि हम a2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे ही a2 की वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा a1। ठीक है, a1 की वैल्यू हमें अभी तक गिवन में क्या है, यहाँ पर देख लो, दिस इम्प्लाइज a2 इक्वल टू हो जाएगा √2 इंटू a1 की वैल्यू √2। आप देख लो कि a1 बड़ा है a2 बड़ा है, तो आप ये बताओगे दिस इम्प्लाइज a2 ग्रेटर देन a1। ये तो हमारा अब तक क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ऐसे ही लेट अस सपोज दैट हमने ऐसे सपोज ले लिया कि am ग्रेटर देन am+1। इस तरह से हमने एक सीक्वेंस को हमने सपोज माना है। जब इस तरह से कंडीशन आप देख रहे हो तो हम ऐसा सपोज मान सकते हैं। चलिए, अगर हम ऐसा सपोज मान सकते हैं तो थोड़ा सा एक काम और कर लिया जाए। बोथ साइड हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया जाए। क्या कर दिया जाए, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया जाए। जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई करा दोगे, उसके बाद फिर आप क्या करोगे, अंडर रूट ले लेते हो दोनों तरफ। जैसे ही अंडर रूट लेते हो तो हो जाएगा √2 इंटू m+1। और अगर हम इसे देखें तो क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे am+1। भाई, जिस गिवन क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर an था, तो अगर अंडर रूट में इस तरह से है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, an+1। अगर an यहाँ पर है, अंडर रूट में 2 के साथ है, तो इसे लिख सकते हैं बाहर निकालकर an+1। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, am+1 और लेस देन होगा am+2 से, क्योंकि यहाँ पर am+1 है तो यहाँ पर हो जाएगा am+2। इसी तरह से हम लिख सकते हैं बाई इंडेक्शन an लेस देन an+1 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सिंस sequence an is monotonically increasing। आज का लेक्चर समाप्त करते हैं यहीं पर। देख लीजिए आप, हमने इस तरह से लगाया। तो थैंक यू सो मच।